के बाद इसका जिक्र करूंगा कि उनकी आमदनी के साथ क्या हुआ है, फिर रोज़गार का थोड़ा जिक्र करूंगा और उस तनाजुर में फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि एक मुल्कगीर तहरीक चलाने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आटा। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की ये तमाम अदाद शुमार जो मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई अदाद शुमार ऐसा नहीं है जो हुकूमत की, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की शाया करदा पब्लिकेशन से ना हो। इसमें कोई मेरी ज़ाती राय शामिल नहीं है। जहाँ मेरी ज़ाती राय होगी वो मैं अलग से उसका जिक्र कर दूंगा, जैसे मैं आटे में करूँगा। जो ऑफिशियल इस वक्त पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक की वेबसाइट है वो ये कहती है कि आटे की 20 किलो की का जो थैला है वो औसतन पाकिस्तान के अंदर 1619 रुपए का बिक रहा है। वो और बात है कि इस वक्त ये कहाँ बिक रहा है ये किसी को नहीं पता। हाँ, कराची के अंदर तकरीबन 2500 रुपए का हुआ है, जहाँ 15 किलो आटा जो मिल रहा है वो इस्लामाबाद का मैं आपको बता सकता हूँ वो 1800 रुपए से ऊपर जा चुकी है कीमत। लेकिन चलें, हम जैसे मैंने कहा सिर्फ वो आदाद शुमार इस्तेमाल करेंगे जो हुकूमत के शाया करदा हैं। 1619 रुपए और एक साल पहले ये था 1168 रुपए, यानी 39% इजाफा। फिर आपकी चावल पे आ जाएं। चावल की 1 किलो की कीमत 103 रुपए, एक साल पहले 75 रुपए, यानी 37% इजाफा। दूध 149 रुपए, एक साल पहले 114 रुपए, 31% इजाफा। खाने पकाने का तेल, खुर्दनी तेल, पिछले साल 5 किलो जो डब्बा था उसकी कीमत 2057 रुपए थी, अब 2727 रुपए, 33% इजाफा। मसूर की दाल अब 260 रुपए, पिछले साल 208 रुपए, 25% इजाफा। पेट्रोल की कीमत 216 रुपए, पिछले साल 141 रुपए, 53% इजाफा। डीजल की कीमत 229 रुपए, पिछले साल 139 रुपए, यानी 65% इजाफा। ये इजाफा अगर आप देखें तो औसतन तकरीबन 35 से 40% का इजाफा आपको नज़र आ रहा है। बुनियादी चीज़ें जो इस्तेमाल करता है एक गरीब इंसान, एक मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान, और ये किस साल हो रहा है? पिछले साल अगर आपको याद हो तमाम दुनिया में एक महंगाई की लहर आई हुई थी। कोरोना के बाद जब वापस मईशत दुनिया की खुलनी शुरू हुई, पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद होने नहीं दी थी, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर मईशत बंद हुई। जब वो खुलनी शुरू हुई तो अशिया की कमी वाक़या हुई, सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट हुई, और उसकी वजह से तमाम दुनिया के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान आया है, जिसको कमोडिटी प्राइस सुपर साइकिल भी कहा जाता है टेक्निकल इस्तिलाह के अंदर। लेकिन वो तो पिछले साल के आखिर तक ख़त्म होना शुरू हो गया था। इस साल तो कीमतें नीचे आती रही हैं। मसलन मैं आपको बताऊं कि खाने पकाने की तेल की, खुर्दनी तेल की, मैंने आपको बताया कि कीमत जो है वो 33% बढ़ चुकी है पाकिस्तान में पिछले साल की निस्बत। लेकिन इसी अरसे के अंदर पिछले साल से बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर खुर्दनी तेल की कीमत आधी हो गई। बैनुल अक़वामी मंडी में खुर्दनी तेल की कीमत आधी हो गई और पाकिस्तान में 33% इजाफा हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि डीजल की कीमत पाकिस्तान में 65% और पेट्रोल की कीमत में 53% इजाफा हुआ, जबकि आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल की या ऑयल की प्राइस थी वो उस वक्त कोई $110 के करीब चल रही थी, और वो अब कम होके वो 80, कभी 75 पे आ जाती, कभी 80, कभी 85, तकरीबन औसतन $80 के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी आलमी मंडी में जिस वक्त कीमतें ऊपर थी तो पाकिस्तान में कीमतें कम थी, या पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई हैं जबकि आलमी मंडी के अंदर चीज़ें कम हो रही हैं। पाकिस्तान में कीमतें क्यों उस वक्त इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी आलमी मंडी के अंदर बढ़ी थी, ये भी मुझे याद है। उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तफसील से तमाम दुनिया के साथ तकाबली जायज़ा करके दिया था। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान अवाम के वोट लेकर आया हुआ था और उसको अवाम का उसके दिल में दर्द है। इसलिए तमाम फैसले हो रहे थे कि किस तरीके से मैं अवाम को इस महंगाई के बोझ से बचा सकूं, जो एक गैर मामूली आलमी सूरत हाल पैदा हुई है, उससे कैसे बचाया जाए। जिसको ये हुकूमत क्या कहती है, उसको ये कहती है बारूदी सुरंगें। अवाम को रिलीफ देने को कहते हैं बारूदी सुरंगें, और अवाम के ऊपर महंगाई को का बोझ डालने को क्या कहते हैं, ये मुश्किल फैसले। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि औसतन तकरीबन आम इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं
उसके अंदर तकरीबन 35% का इजाफा आप देख चुके हैं। बिजली की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है वो आप देख चुके हैं, तकरीबन दुगने हो गए हैं बिजली के रेट्स। गैस की कीमत जिस तरीके से बढ़ाई गई है। आमदनी के साथ क्या हुआ है? आमदनी उसी पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की आदादो शुमार के मुताबिक आपका एक पेंटर है, एक दिहाड़ीदार मजदूर है, इन लोगों की आमदनी में पिछले एक साल के अंदर कितना इजाफा हुआ है? 9 से 11% 12% के दरमियान, यानी 10-11% का इजाफा हुआ है उसकी आमदनी में। अखराजात में 35% से ज़्यादा इजाफा, आमदनी में 10-11% इजाफा। यानी अगर हम एक शख्स ये मिसाल के तौर पर लें कि पिछले साल दिसंबर में उसकी आमदनी 30,000 रुपये थी और उसके अखराजात भी 30,000 रुपये थे, वो एक मुश्किल से सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा था और वो अपना जो उसके बजट है घरेलू उसको पूरा करता था, तो उसके अखराजात में पिछले एक साल के अंदर 10,000 से 11,000 रुपये का इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी में 3,000 से 3,200-300 रुपये का इजाफा हुआ है। यानी उसकी आमदनी और उसके अखराजात के अंदर 7 से 8,000 रुपये का फ़र्क आ गया है। अब ये मुझे शहबाज शरीफ बताएं कि ये फ़र्क वो कहाँ से पूरा करेगा? शहबाज शरीफ साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। अरबपति नहीं, आप तो महा अरबपति हैं। 16-16 अरब रुपए की तो टीटीज आती हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो कपड़े भी बहुत सारे होंगे आपके। जरा कौन को ये बताना पसंद करेंगे कि आपने कितने कपड़े बेचे, उसमें से कितना पैसा आपने जमा किया और वो अवाम की रिलीफ के लिए कहां पर खर्च हुआ? फिर एक दिन तकरीर में उन्होंने कहा मैं सारी सारी रात जागूंगा। मियाँ साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है अवाम को देखना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं तमाम पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपील करता हूं कि खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। कम से कम आपको दिन में सिर्फ 16 घंटे मिलेंगे तबाही करने के लिए, बजाय कि जो 24 घंटे आप तबाही कर रहे हैं। इसके बात यहां पर भी बदकिस्मती से ख़त्म नहीं होती है। आगे हालात हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मैंने भी आपको आमदनी का जिक्र किया, ये उन खुशकिस्मत लोगों के लिए है, उन दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए है, उन मिलों में काम करने वालों के लिए है जिनके पास अभी तक रोजगार है। जिस तरीके से फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है, बाकायदा ब्रेकें लगाकर जाम कर दिया गया है। किसी अरबपति बिजनेसमैन से, किसी बड़े कारोबारी से जाके आप बात करें और उनसे पूछें कि इस वक्त मईशत की क्या सूरत हाल है, कारोबार की क्या सूरत हाल है, किसी दुकानदार से बात कर लें, किसी मजदूर से बात कर लें, आपको हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलेगी। मईशत जो है उसको बिल्कुल ब्रेकें लगाकर इस वक्त जाम कर दिया गया है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने जो अपना तखमीना दिया है, 15 लाख मजदूर टेक्सटाइल के बेरोजगार हो गए। रोजगार शहरी इलाकों में, देहातों के अंदर रोजगार सबसे ज्यादा उसकी जो ताल्लुक होता है वो ज़राअत से होता है। ज़राअत के जितने बुरे हालात हैं, किसान से पूछें इस वक्त किस तरीके से, जो मैंने आपको बताया 65% उसकी डीजल की कीमत ऊपर चली गई है, उसकी इनपुट जो है वो किस तरीके से ऊपर चली गई हैं और उसकी आमदनी में साथ इजाफा नहीं हो रहा, फसलें खराब हो गई हैं, वो एक और बदहाली का शिकार है। लेकिन शहर के अंदर कहां से आती है रोजगार? सबसे बड़ा शहर में रोजगार का जरिया होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कोई बराह रास्त अदादो शुमार जो है वो फौरी तौर पर नहीं आते हैं। अमूमी तौर पर सीमेंट की सेल जो है उसको देखा जाता है कि उससे पता चल जाता है। आपको जाहिर है सीमेंट को घर में रखने के लिए तो लेता नहीं है, सीमेंट ले रहा है तो इसका मतलब कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। अगर सीमेंट ज्यादा बिक रहा है इसका मतलब कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, सीमेंट कम बिक रहा है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कम हो रही है। सीमेंट की सेल जो है वो इस साल के पहले 4 माह के अंदर 18% कम हुई है बनिस्बत पिछले साल के, यानी तकरीबन 5वां हिस्सा कम हो गई है कंस्ट्रक्शन। ये 5वां हिस्सा याद रखें, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन तमाम लोग जो काम कर रहे हैं वो कोई लंबी मुलाजमत के ऊपर नहीं है। उस दिन की दिहाड़ी का काम मिलता है तो उसको उजरत मिलती है, उस दिन अगर दिहाड़ी नहीं लगती है तो वो खाली हाथ घर जाता है। सोचें किस बड़ी तादाद के अंदर दिहाड़ीदार इस वक्त बेरोजगार हो रहा होगा। इसी तरीके से सनत है, सनत में सबसे बड़ा शोबा जो है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल की कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अपना तखमीना यह है कि 18% जो है, सॉरी 15 लाख रोजगार जो है वो जायल हो चुका है, यानी 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
ऑटो बहुत बड़ा सेक्टर बन गया पाकिस्तान में, उसका असेंबली का सेक्टर जो है, लाखों लोग उसके अंदर मजदूर काम करते हैं, 31% सेल कम हुई हुई। और आजकल आप देखते होंगे अखबारों के अंदर हर चंद दिन के बाद किसी कंपनी की अनाउंसमेंट आती है कि जी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी है। यानी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई और उस महंगाई के ऊपर एक ख़तरनाक बेरोज़गारी की लहर, ये वो वजह है। इस क्योंकि तहरीक इंसाफ बंद कमरों की सियासत में यकीन नहीं रखती, किसी रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश का हिस्सा नहीं है, अवाम के वोट के ऊपर अपनी सियासत करती है, अल्लाह ताला पर यकीन है, मदद अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन इन्हिसार ज़मीन पर सिर्फ अवाम के वोट पे है। इसलिए ये लाजिम है तहरीक इंसाफ के लिए कि अवाम के इस मुश्किल वक्त में अवाम की आवाज़ बने, अवाम के साथ खड़े हों। तमाम तंजीमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं, मैंने सबसे शेड्यूल मंगवा लिए थे। तमाम पाकिस्तान के अंदर ये रैली शुरू हो जाएंगी। सिंध के अंदर थोड़ा सा एक मुख्तलिफ तरीका ये कर रहे हैं कि हमने एक मेंबरशिप कैंपेन यहाँ पे लॉन्च की हुई है। उसके अलावा हैदराबाद, कराची के अंदर मुकामी हुकूमत का इलेक्शन भी होने वाला है। अगर ये फिर ना भाग गए, ये बुज़दिल लोग पहले 3 दफ़ा भाग चुके हैं, जिस तरह आपने तमाशा देखा कल इस्लामाबाद में किस तरीके से ये भागे हैं, तौहीन अदालत करके भाग गए हैं। तो यहाँ पर मेंबरशिप कैंपेन्स लगे हुए, मेंबरशिप कैंप्स लगे हुए। उन्हीं मेंबरशिप कैंप्स के अंदर हम जो है ये जो एहतजाजी मुजाहरे जो हैं उसी के साथ मिलकर यहाँ पर भी करेंगे। पहली तारीख आज से ये शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में, और तमाम तफसील जो है इसकी तंजीमें हैं जो है हमारी मुकम्मल कर चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, नया साल शुरू हुआ है, अच्छी उम्मीद के साथ शुरू करना चाहिए, और उम्मीद यही होगी कि वो फसल गुल जिसको कभी जवाल न देखने को मिले, जैसे अहमद नदीम कासमी की दुआ थी, उसी दुआ के साथ इस साल को शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतर दिन आएंगे। ये इम्पोर्टेड रजीम से चेंज की साजिश की पैदावार हुकूमत जो है ये जल्द ख़त्म होगी, और पाकिस्तानी कौम जो है 22 करोड़ अवाम फैसला करेंगे कि किसने पाकिस्तान की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी है। बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे वो फसल गुल जैसे अंदेशा है सवाल। महंगाई का आपने जिक्र किया, रजीम चेंज ऑपरेशन का जिक्र किया। गुज़िश्ता आपके जो दौर था उसमें फेल ऑपरेशन और एक बाजवा ऑपरेशन भी था। वो डॉक्टर थी खान साहब कभी उनकी तारीफ करते थे, अब उनकी जो है वो मुखालफत भी कर रहे हैं, बड़ी बता रहे हैं। तो उस वक्त क्या वजह थी कि वो बाजवा डॉक्टर बहुत अच्छी थी और फेल ऑपरेशन अच्छा था? अच्छा, ये बड़ी बार बार मुझसे ये सवाल किया जाता है, भैया इससे तो सिर्फ ये साबित होता है कि इमरान खान अच्छे को अच्छा बोलते हैं, बुरे को बुरा बोलते हैं। वो इस बुनियाद पर फैसले नहीं करते हैं कि साडा बंदा कौन है और कौन हमारी टीम के लिए खेल रहा है। जो आप इकदाम करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतरी होगा तो आप उसकी तारीफ करेंगे। अगर लोकस से मुकाबला करने के लिए, कोविड से मुकाबला करने के लिए और ऐसे कामों में जनरल बाजवा मुआवनत करेंगे, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी होगी, उसमें उसकी तारीफ की जाएगी। अगर वो ऐसा फैसला करेंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी में नहीं होगा तो उस पर तनकीद की जाएगी। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? एक नैरेटिव ये भी बन रहा है कि कराची शहर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक किया जा रहा है, और वो बिलखुसूस ये बयानिया बन रहा है कि पीटीआई का जो 14 सीटें वो क्लेम करते हैं कि हमारी छीनी गई हैं, उसके रद्द-ए-अमल और जो चीज को जो है वो कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे सर? अच्छा जी, पहली बात तो वो जो छीनी गई है ना, ये हमें बड़े हमारे दोस्त कहते थे। मुझे अभी तक याद है, मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में से एक थी इस्लामाबाद में रजीम चेंज कामयाब होने से पहले, और उसमें मैंने कहा था कि कर लिया है मुत्तहिदा ने अपना फ़ैसला, अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई थी। भैया अभी तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, 2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं। पहले महमूद मौलवी साहब मेरे साथ बैठे हुए, इनका इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। ज़रा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुत्तहिदा को वोट कितना मिला था। और जहाँ तक तीनों के मिल जाने वाली बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अलग अलग 3 तीतरों का शिकार जो है उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, मिलके होंगे तो शिकार ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, इनका वोट बैंक नहीं है। हमारे इनमें से कम कुछ लोग जो हैं वो हमारे पुराने इत्तेहादी रह चुके हैं, ज़ाती तौर पे हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। उनको पता है कि जिस तरीके से हमने कराची का मुकदमा लड़ा है, और ये अच्छी बात है। आपको याद होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसी वक्त ये बात की थी जिस वक्त ये रजीम चेंज हो रहा था कि हाँ, हमने मायदे जो हैं बहुत सारी हुकूमतों के साथ किए, आज तक
जितना अमल दरामद कराची के मायदे के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया, किसी और ने नहीं किया। ये उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया था। तो हमने मिलकर कराची की बेहतरी के लिए भी काम किया है। लेकिन कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान का है। असद साहब, 2 रोज पहले टीवी चैनल के ऊपर अमन चौधरी साहब ने कुछ इंकशाफात किए, क्या कहेंगे उसके हवाले से? इंकशाफ किए या दावे किए? इंकशाफ तो मुझे कोई नहीं नजर आया, दावे बहुत सारे नजर आए। अच्छा, आसिम मुनीर साहब के आने के बाद क्या पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते हुए बैकडोर चैनल, और उनके आने के बाद क्या कोई आपको तब्दीली नजर आ रही है? जो कहते थे कॉल्स आ रही हैं, लोगों को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसी किस्म के ताल्लुकात में भी बेहतरी के आसार हैं या नहीं? क्या कोई बैक चैनल है, कोई मुज़ाकरात हो रहे नहीं हो रहे? जो कोशिश की थी वो सदर पाकिस्तान ने की थी, और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, और सदर पाकिस्तान का एक आइनी ज़िम्मेदारी है। और मैं कहूँगा कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा आइनी सदर आया है जिसने वाकई अपने आइन की ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। मेरे ख्याल में आरिफ अलवी को जितना भी सराहा जाए वो कम होगा। उन्होंने पूरी कोशिश की है, हुकूमत के साथ भी बात की है, तहरीक इंसाफ के साथ भी बात की है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात की है। कोई खातिर खा कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई, लेकिन उनकी आइनी जिम्मेदारी है, मुझे यकीन है कि उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक क्या हमें उसके बाद तब्दीली नज़र आ रही है, देखें अभी शुरू के दिन हैं, इब्तदाई दिन हैं। अभी जो है वो वाज़े तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पॉलिसी बदल गई है या नहीं बदली है। आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत का एक पस मंज़र है। इससे पहले भी जो सवाल किया गया था, ये बहुत सारी चीज़ें कैमरा पर नहीं कहते सहाफ़ी, लेकिन हमें भी पता है कि इन्होंने सवाल क्यों पूछा था। क्योंकि तासुर ये है इस वक्त जो कराची की सड़कों पर तासुर है, वो ये नहीं है कि मुत्तहिदा वाले जो हैं उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया कि चलें हम आपस में साथ मिलकर बैठ जाते हैं और पुरानी रंजिशें भुला देते हैं। तासुर ये है कि बैठाया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी ये कबल अज़ वक्त होगा कहना कि इसके ऊपर हतमी तौर पर हम कह सकते हैं कि पॉलिसी बदली या ना बदली। थैंक यू। आखिरी सवाल कि चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल आप लोग देते रहे और हुकूमत कहती रही, मौजूदा हुकूमत के इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इमरान खान साहब ने 2-3 डेडलाइंस दी, शेख रशीद ने दी, आपने शायद कहीं बात की थी। अब बताएं कि मुल्क में इलेक्शंस कब हो रहे हैं, आम इलेक्शन? देखिए, हमारा काम यह है कि जब मुल्क के अंदर तबाही आ रही हो तो सबसे पहले तो खड़े हो के अलल ऐलान ये कहें कि ये तबाही आ रही है और मुकाबला करें, और जो भी उस मुकाबला करने के लिए ख़तरा मोलने की ज़रूरत हो वो करें। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया। हमारे ऊपर FIRें कटी, दहशतगर्दी के कोड्स के हमने चक्कर लगाए, हमारे पर FIA की इन्वेस्टिगेशन हुई, आर्टिकल 6 के मुकदमे बनाने का मरला शुरू किया गया, हत्ता के इमरान खान के ऊपर गोली चला दी गई। और हम अपने बयानिए से नहीं हटे। जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक था, जो पाकिस्तान की तबाही जिससे आ रही थी, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते रहे और मुकाबला करते रहे। और जितनी हमारी हिम्मत है, जितनी अल्लाह ताला ने हमें इस्तात दी है, वो भरपूर तरीके से हम मुकाबला करते रहे हैं और करते रहेंगे। हदफ कभी फौरी तौर पर हासिल होते हैं, कभी फौरी तौर पर हासिल नहीं होते हैं। तो हमारी जद्दोजहद नहीं कम होगी। 2023 तो अब तो सबने कहना शुरू कर दिया इलेक्शन का साल है, लेकिन जो इनकी सूरत हाल है, जिस तरीके से ये खौफजदा हैं इलेक्शन से, ये आप भी कभी फार्मूला इस्तेमाल करके देखें। कोई PDM वाला अगर आपको कोई ज़्यादा तंग कर रहे हो ना और आपने उसको खौफजदा करना हो, तो आप सिर्फ उसको ये कहें कि इलेक्शन आ रहा है, बस उसके बाद देखें वो कैसे गायब होता है। आज फैजुल्लाह भाई की बर्थडे है, तो मैं केक काटेंगे आपके। आइए जी, हैप्पी बर्थडे।